नमस्कार। आज हम बात करते हैं जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की, जिसे हम जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत को हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम जब प्राचीन समय से आधुनिक समय की ओर समाज जब जाता है तो कुछ जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उन्हें हम जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। भावी जो जनसंख्या है उसके अंतर्गत जो परिवर्तन आते हैं, पूर्वानुमान उसका लगाया जा सकता है। उसमें कैसा परिवर्तन आने वाला है उसको हम जनसंख्या या जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के द्वारा समझ सकते हैं। हम इस जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत को इस डायग्राम के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं तो हमारा समय जो है वो प्राचीन समय से आधुनिक समय की ओर बढ़ता जाता है। ये इस तरफ प्राचीन समय होगा और इस तरफ आधुनिक समय होगा। हम इस डायग्राम को ऊपर की ओर देखते हैं तो ऊपर की ओर लगातार इसमें जनसंख्या की वृद्धि, मतलब जन्म दर व मृत्यु दर दोनों में ऊपर जाने पर लगातार क्या आती जाएगी, वृद्धि, जो 10, 20, 30, 40 और 50 के आधार पर दे रखी है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत को 5 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, जहाँ पर प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था व पंचम अवस्था में इसे विभाजित किया गया है। इसमें कुछ लाइनें बनाई गई हैं जिसके आधार पर हम इसे समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से बताया गया है। यहाँ पर हम देखें, जो नीचे की ओर बताई गई लाइन है वो मृत्यु दर को बताती है, और इसी के अंतर्गत जो ऊपर बताई गई लाइन है जो कि ये है वो जन्म दर को बताती है। तो जन्म दर व मृत्यु दर के आधार पर हम यहाँ पे जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। जब हम प्राचीन समय से आधुनिक समय की ओर जाते हैं तो प्रथम अवस्था के अंतर्गत जन्म दर भी उच्च पाई जा रही है और मृत्यु दर भी उच्च पाई जा रही है। इसके कई कारण बताए जाते हैं। प्राचीन समय के अंतर्गत मृत्यु दर ज़्यादा होने के कारण जन्म दर भी वहाँ पे क्या थी, ज़्यादा पाई जाती थी। लेकिन दोनों ही उच्च होने के कारण यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो बहुत ही मंद गति से होती है। इसके बाद बात करते हैं हम अगली अवस्था की, जो कि है द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था के अंतर्गत जन्म दर जो थी वो उच्च पाई जा रही थी, जबकि मृत्यु दर जो थी वो भी उच्च थी, लेकिन इसके अंतर्गत धीमी गति से क्या आ रही थी, गिरावट दर्ज की जा रही थी। यहाँ पे मृत्यु दर हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो मृत्यु दर है वो कम होती जा रही है। जन्म दर उसी प्रकार बनी हुई है। अगली तृतीय अवस्था की बात करें तो तृतीय अवस्था के अंतर्गत उच्च जन्म दर व मध्यम मृत्यु दर पाई जाती है। यहाँ पर जन्म दर जो थी वो उच्च पाई जा रही थी, मृत्यु दर जो थी वो भी उच्च पाई जा रही थी, लेकिन उसमें लगातार क्या आती जा रही थी, गिरावट आती जा रही थी, जो कि मध्यम अवस्था तक पहुंच गई थी। इसके अंतर्गत दोनों में अंतर होने के कारण यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि इस जनसंख्या की तृतीय अवस्था के अंतर्गत कौन सा देश आता है, तो भारत देश इसी तृतीय अवस्था के अंतर्गत माना जाता है। चतुर्थ अवस्था के अंतर्गत मध्यम जन्म दर थी और निम्न मृत्यु दर पाई जा रही थी। अगली जो आती है अवस्था पंचम अवस्था, तो पंचम अवस्था के अंतर्गत जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही निम्न हो जाती है। इस अवस्था के अंतर्गत कुछ राष्ट्रों के अंतर्गत ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि भी दर्ज की जाती है। इसके आधार पर हम जनसंख्या का अध्ययन कर सकते हैं। आइए कुछ प्रश्नों के बारे में देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न यहाँ पे आता है, विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या का देश कौन सा है, तो विश्व में सर्वाधिक दूसरे नंबर का देश भारत आता है। नंबर 1 पर चीन का स्थान आता है, नंबर 3 पर अमेरिका का स्थान आता है, दूसरे स्थान पर भारत स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा जनसमूह निवास करता है, तो संसार का सबसे ज़्यादा जनसमूह एशिया के अंदर निवास करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर यूरोप में निवास करता है, तीसरे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका या अमेरिका वाले क्षेत्र में निवास करता है, और नंबर 4 पर जो है वो अफ्रीकाई जनसमूह निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3,
विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश का है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बांग्लादेश का है, जो कि हम देख सकते हैं 1088 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला, जनसंख्या घनत्व का कारी घनत्व आपको बताना है। सबसे पहला आता है जनसंख्या बटे यहाँ पे कुल क्षेत्रफल। तो ये जो जनसंख्या घनत्व है वो गणितीय जनसंख्या घनत्व का सूत्र है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगला है नंबर सी, देखते हैं कृषक जनसंख्या बटे कृषि भूमि क्षेत्र। तो ये जो जनसंख्या घनत्व का सूत्र है उसे कृषि घनत्व कहते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगला है जनसंख्या बटे संसाधन, इसे आर्थिक जनसंख्या घनत्व कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं हम जनसंख्या बटे कृषि भूमि क्षेत्र, इसे ही हम कारी घनत्व के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न होगा उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या प्रवास किस महाद्वीप में सर्वाधिक पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में जो जनसंख्या प्रवास हुआ था वो यूरोप महाद्वीप से सर्वाधिक हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है सन 2015 के अनुसार विश्व में जनसंख्या घनत्व कितना था? तो सन 2015 के अनुसार 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर विश्व का जनसंख्या घनत्व था। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विश्व में वर्ष 2025 तक अनुमानित जो जनसंख्या है वो कितनी होगी? तो 781.8 करोड़ अनुमानित जनसंख्या मानी जा सकती है, जो 2025 तक हो सकती है। अगले क्वेश्चन आते हैं सन 2013 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो 2013 के अनुसार 714 करोड़ जनसंख्या मानी जाती है 2013 के अनुसार विश्व की। अगला क्वेश्चन आता है उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण किस प्रदेशों में है? तो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत जो 100 डिग्री देशांतर रेखा है उसकी पूर्व वाला भाग जो अमेरिका व कनाडा का क्षेत्र आता है उसके अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या संकेंद्रण पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत विश्व की लगभग 85% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिणी गोलार्ध में 15% जनसंख्या निवास करती है। प्रवास के कारण किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हुई थी? तो अमेरिका के अंतर्गत प्रवास के कारण ही सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी, क्योंकि यूरोप से सर्वाधिक लोग अमेरिका जाकर बसे थे। इसके बाद बात करते हैं विगत 350 वर्षों के अंतर्गत विश्व की जनसंख्या कितनी गुना? तो लगभग 12 गुना वृद्धि हुई थी। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत किस अवस्था में आता है? तो हमने बात की थी, भारत जो है वो तृतीय अवस्था के अंतर्गत आता है।